तो अगर ये 3 कानून पास हो भी गए तो उसके बाद महिलाएं, जैसे आप किसान आंदोलन का बोल रहे हो, तो उसके बाद जब महिलाएं वापस जाएंगी तो फिर वहाँ स्थिति कैसे होगी? जो मजदूर और दलित किसान जो आए हैं, जब वो वापस गांव जाएंगे तो क्या वो स्थिति बदलेगी कि नहीं? वो मुझे लगता है कि फिर वो भी तो मूवमेंट का एक लिटमस टेस्ट होगा ना, कि जिन लोगों ने जिस तरीके से हम अभी इक्वालिटी की बात करें, और शायद उतना आसान नहीं होगा, पर फिर वही मुझे लगता है सबसे लंबी लड़ाई है ना। जी, आपने काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण के मामलों पे भी काम किया है। हमें पता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो कितना ज़्यादा मिनरल रिच है, और सरकार जो है पूरा माइनिंग के ऊपर शुरू हो गई है। जो भी प्रताड़ना हो रही है वो कॉरपोरेशंस के बिहाफ पे हो रही है। तो क्या आप बताएंगे कि कैसे आप इन्वॉल्व हुई इस इशू में, कैसे माइनिंग के अगेंस्ट आपने लड़ना शुरू किया? क्या आपको मेजर स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा, और कुछ सक्सेस स्टोरीज अगर आप बता पाएँ, क्या होप है उसके बारे में अगर आप बताएं? मैं तो लाइक आई सेड मैं महिला मुद्दों से जुड़ी थी, और हम लोग शुरू में यहाँ पर महिलाओं के डिस्प्लेसमेंट के सवाल को ऐसे करने में से आती थी, और रायगढ़, सरगुजा इस तरफ, और जैसे बोला था कि इधर कुछ बस्तर में जो महिलाओं के ऊपर सेक्सुअल वायलेंस हो रही थी, उन चीज़ों से सरदार के टाइम से उन चीज़ों से जुड़ते हुए आते रहे। और फिर एक मतलब आप आते रहते हो तो थिंग्स चेंज एंड आपका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है, यू फील दैट देन, एंड आई राइट स्टोरीज, तो बच्चों के लिए भी कहानियाँ और बड़ों के लिए भी। पर तो उसके बारे में लिखना शुरू किया था, पर उसके बाद धीरे धीरे उन चीज़ों में, उन मुद्दों में भी जुड़ती रही। तब समझ में आया, जैसे रायगढ़ का ही अगर बोले, या ये पूरा जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, उसमें अभी बहुत सारे पावर प्लांट्स, माइंस हैं। जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ वहाँ कम से कम 6 माइंस अभी चल रहे हैं, और कम से 5 प्रपोज हैं। पर उन जगहों की स्थिति जो थी, जब मैं शुरू में आई तो मुझे लगता था कि ये कुछ गलती होगी, या मुझे समझने में गलत है कि इतने सारे एनवायरमेंटल वायलेशंस हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि या तो ये कोई रूल्स नहीं है, पर ये रूल के खिलाफ चल रहा है, और इतनी बड़े तादाद पे चल रहा है, तो ऐसा तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आइदर वी आर रीडिंग द रूल्स रॉन्ग, और देयर समथिंग रॉन्ग। तो फिर उसके बाद, और लोग वहाँ लगातार लोग इस प्रश्नों को उठा रहे थे, लोग उनको अपने जितने बलबूते से कोर्ट जा रहा है, कोई कई तरीके से हो रहा था। तो उसी में फिर मैं भी उसमें मतलब जो मेरी क्षमता थी उसके हिसाब से मदद करने लगी, क्योंकि ना तो मैं लॉयर थी, ना मैं बहुत उस तरह से एनवायरमेंटलिस्ट थी। पर हमने यही शुरू किया कि हम वायलेशंस को डॉक्यूमेंट करने लग गए, कि जैसे ग्रीन बेल्ट का होना, ऐश डंपिंग कहाँ होती है, जिस तरीके से वो ऐश उड़ती है तो पूरे खेतों में और सब जगह चली जाती है, पानी का पोल्यूट होना, जो कोल डम्प्स है उनमें जिस तरीके से आग लगी रहती है, उससे कितना एमिशन निकलता है। और महिलाओं को सबसे ज़्यादा उसकी फ़िक्र होती है, क्योंकि उनको बच्चों की फ़िक्र है। माइंस कितना पास है हैबिटेशन की, कि जब ब्लास्टिंग होती है तो घर हिलते हैं। और महिलाएं हमेशा इस पर लड़ती थी, बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल दिस थिंग ऑफ कि आपकी एजुकेशन या आपका जो मतलब लीगल सिस्टम से आप दूर रहते हो, तो उनको हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंड होना पड़ता है। तो इस बार फिर ये छोटी छोटी चीज़ों को कैसे डॉक्यूमेंट कर सकें, डॉक्टर्स वगैरह के साथ बातचीत करके, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सैम्पल वगैरह करके, हम लोगों ने इसको डॉक्यूमेंट करके एनजीटी में एक केस डाला था, एक माइन का। और उसमें फाइनली मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years जो माइनिंग कंपनी थी जिंदल, और उसके उनका लीज मतलब उनका कैंसिल हुआ था लीज। उसके बाद अभी जो केयरटेकर कंपनी है, दोनों के ऊपर 160 करोड़ का जुर्माना कोर्ट ने पाया। और वो एक बहुत लंबा लीगल प्रोसेस था, जिसमें लोगों ने अपने आप मतलब हम लोग खुद ही जाते थे, पिटिशनर्स इन पर्सन आर्ग्यू भी कर लेते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट में ऑफ कोर्स देयर आर लॉयर्स दैट आर हेल्पिंग अस, इवन सुधा भारद्वाज हु इज नाउ अरेस्टेड इन द भीमा कोरेगांव केस हेल्प्ड अस, बट people themselves also argued in front of judges, and that gave everyone a sense of courage ना, कि आप जाते हो और आपको वो लीगल सिस्टम भी समझ में आता है। पर तो वो एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी, अगर आप उसको सक्सेस स्टोरी मानो। ऐसे ही और भी एक और केस डाला था, उसमें भी कई टीम्स के आने के बाद कुछ चीज़ों के ऊपर दोनों केसेस में कोर्ट ने ये माना कि वायलेशंस हो रहे हैं, एंड द सिचुएशन इन दैट प्लेस इज़ वेरी बैड। और अब उधर अगर कोई माइनिंग हो तो उस पर बहुत सोच समझ के काम होना चाहिए। पर हम ये भी जानते हैं कि अगर जजमेंट आ भी जाए, उसको फील्ड पे इम्प्लीमेंट करना वो भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना वो केस को लड़ना है।
तो अभी उसको इम्प्लीमेंट करने की जो लड़ाई है वो अभी भी चल रही है। तो मतलब सक्सेस स्टोरीज भी पता नहीं कोई नहीं होती, बिकॉज इट्स दिस ऑल दी स्ट्रगल्स नो फॉर एनी राइट्स कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो उसमें छोटी छोटी सक्सेसेस मिलती है, छोटी हार भी होती है, और फिर तो इवन होल्डिंग ऑन टू योर सक्सेस इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। जैसे हम वहाँ पे जब कोल माइन्स बंद हुए तो काफ़ी सारे मजदूर ले ऑफ हुए, तो कुछ 60-70 मजदूरों का एक ग्रुप था जिसने अपने रिट्रेंचमेंट अलाउंस के लिए केस लगाया। वो पहली बार था, तब ठीक से वहाँ कोल माइन्स में ना तो लोगों को प्रोविडेंट फंड मिलता था कुछ, तो एक बहुत ये छोटा सा ग्रुप इकट्ठा आया, इन्होंने लगाया लंबा अपन उसको, मतलब वो लेबर कमीशन के पास जाते रहे। फाइनली लेबर कमीशन ने वहाँ आके उन लोगों को उनके रिट्रेंचमेंट अलाउंस दिलवाए ठेकेदारों से। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ये मिलना एक बड़ी बात थी। बाद में ठेकेदार घर घर जाके उन्होंने मजदूरों से वो पैसा वापस लिया। उन्होंने बोला अभी जब माइंस खुलेगा तुमको हमारे पास ही आना पड़ेगा, तो ये पैसा वापस दो, धमकाया। उसमें एक ही महिला थी, उसने अकेले, बाकी लोग नहीं रख पाए, मतलब वही है कि अपनी विक्ट्री को भी वो नहीं रख पाए, उन्होंने दे दिया ये सोच के। एक महिला थी जिसने कहा मैं नहीं दूंगी, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्टर बोला कि मेरे नाक कट जाएगी सबके सामने तो कुछ तो दो, तो उसने बोला आधा तुमको मैं वापस करती हूँ। पर ये बहुत लड़के किया, जो हमने लड़ा ये कोई हराम का पैसा थोड़ी ना, ये तो हमने मतलब ये आपने, मतलब आप खा रहे हो हमारे पैसे को और हम मांग रहे, तो उन्होंने उसको रखा। एंड वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, कुछ 15-20 हज़ार रुपये होगी उनको जो भी, पर वो उन्होंने उसको वो रख पाए। तो आई थिंक ये अब कभी और जाके, मतलब इससे आगे चल के कोई और लड़ाई होगी जिसमें वो रख पाए, तो ये अलग बात है। इसीलिए जब वो नवदीप कौर का सुन रहे थे तो वो बहुत मतलब उससे बहुत रिलेट भी कर सकते थे यहाँ की स्ट्रगल से। और ये भी था कि वो लोग, मतलब मज़दूरों की जो लड़ाई है वो तो लगातार चलती रहेगी ना। तो एंड आई थिंक वहीं पे जो आपने कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज बोला, ये है, ये सारे जो आप जो हमारी स्ट्रगल्स हैं, चाहे वो कास्ट की हो, वो जेंडर की हो, आदिवासी की, वो कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर ही तो है, कंट्रोल और पावर। जितना मिल सके उतना ही चेंज आएगा। जी, एक और सवाल है बस ये कि आदिवासी जो हैं उनका पर्यावरण से बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, वो डिपेंडेंट है पर्यावरण के ऊपर। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में काफ़ी मूवमेंट भी हुए हैं कॉरपोरेशंस के अगेंस्ट जो पर्यावरण को बचाने के लिए। तो क्या आप थोड़ा बता पाएंगे कैसा मूवमेंट है नहीं है या नहीं है, कमज़ोर पड़ रहा है या फिर आगे बढ़ने की और ज़रूरत है, या फिर अभी चल रहा है कुछ उस मूवमेंट्स के बारे में अगर आप बताएं। कल तो आपने देखा सोनी सोरी जी ने भी बताया कि किस तरीके से, मुझे लगता है कि और जो मतलब आई थिंक बेस्ट, तो आप व्हेन यू स्पीक टू द आदिवासी लीडर्स दे विल बी एबल टू टेल यू बेस्ट कि वो उनके किस तरह की डिमांड्स हैं। पर साथ में रह के मैं ये बोल सकती हूँ कि वो जो पूरा एग्जिस्टेंस है आपका, क्योंकि एग्जिस्टेंस जंगल और ज़मीन के ऊपर है, तो आप उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं करोगे ना, बिकॉज आप उसी को, मतलब वो पूरा एक कल्चर और एक एग्जिस्टेंस का तरीका है जो आपको किसी चीज़ को आपको उसको नर्चर करना पड़ता है, बिकॉज योर सर्वाइवल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट। आप उसको रिस्पेक्ट भी करते हो, तो वो एक अलग कल्चर है जिसमें मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट की डिस्ट्रक्शन उसका बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट या दूसरे कल्चर्स हैं जिसका एक्सट्रैक्शन एक, मतलब वो कल्चरल भी डिफरेंस है, जहाँ एक हम लोग, मतलब जो मुझे लगता है कि जो एक्सप्लॉयटेटिव कास्ट क्लास रीजन्स, उनका वो है कि आप सब चीज़ों को लेते हो ना। कई जगह जहाँ आप उन्हीं चीज़ों में रहते हो, आप कहीं और से ला के चीज़ों को नहीं करते, वहाँ पर आप उसको नर्चर करते हो। तो वो स्ट्रगल्स हैं, चाहे जशपुर में हो, चाहे बस्तर में हो, चाहे रायगढ़ में हो। अपने जंगलों को बचाने के लिए, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए लोग तो लगातार लड़ रहे हैं। और ये ज़रूरी है कि जो लोग खुद आदिवासी नहीं हैं या जो लोग उन जगहों में नहीं रह रहे, उनको उन स्ट्रगल्स को पहचान के उसको स्ट्रेंथन करना, वो फिर हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो उससे हम आँख नहीं मूंद सकते। स्ट्रगल्स तो शायद मतलब चल ही रहे हैं, और इसीलिए रिप्रेशन भी हो रहा है, क्योंकि लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि लोग उन चीज़ों को रोक रहे हैं जो उनके रिसोर्सेज को छीन रही है, वो है। पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो एक पूरा ये केवल एक इकोनॉमिक ही मूवमेंट नहीं है, ये कल्चरल और एक जो सांस्कृतिक गुलामी है, जो एक सांस्कृतिक
ये भी है ना, एक प्रहार है, मतलब एक जो अटैक है उसके खिलाफ भी ये एक आंदोलन है। चाहे अभी मतलब छत्तीसगढ़ में ये रामागमन या जिस तरीके से अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसके लिए सब जगह चंदा मांगने, तो उसके खिलाफ भी जब लोग आवाज़ उठाते, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो आदिवासी संगठन हो, वो भी एक सांस्कृतिक लड़ाई है। मेरा एक इसी पे ही आपने जो बताया आरएसएस वाला एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि ये पूरा अभी देश के अंदर हम देख रहे हैं कि हिंदू खतरे में है वाला डिस्कोर्स चला के, और आदिवासी भी हिंदू हैं, इस बात को बार बार आरएसएस काफ़ी सालों से स्थापित करने का कोशिश कर रहा है। और अभी क्योंकि सरकार सत्ता में बहुत ही ज़्यादा तरीके से आया है, तो इस चीज़ को इस्टेब्लिश भी कर रहा है जगह जगह पे, दलित ग्रुप हो, आदिवासी हो, उन सबको एक हिंदू होमोजेनाइज आइडेंटिटी में बांधने का। इस चीज़ में जो स्ट्रगल ऑन ग्राउंड है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ हो, रिसोर्सेज के लिए हो या वेजिस के लिए हो, क्या ये सारी प्रहार का, आइडियोलॉजी का ग्राउंड पे भी असर पड़ रहा है? क्या आप कुछ इस पे बता सकती हैं, या लोग इसको भी रेसिस्ट कर रहे हैं? रेजिस्ट भी कर रहे हैं, और मतलब कहीं उसका प्रभाव तो पड़ रहा है। आप देख रहे हो कि उसका प्रभाव तो पड़ रहा है। पूरा मतलब एक पूरा मिडिल क्लास तबका, तो आप देख रहे हो कि वो किस तरीके से जा रहा है। और जहाँ रेजिस्ट कर रहे हैं वहाँ पर उतना ही, जैसे कहीं भी कोई भी एक फेसबुक पे पोस्ट लिख देता है कि दुर्गा हमारी देवी नहीं है, या तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। कोई ये भी बोल देता है कि हम हिंदू नहीं है, तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। आपको एक छोटा सा चुटकुला मतलब, और ये आप देखोगे जशपुर, सरगुजा, इधर कितने सारे इस तरह के एफआईआर लोगों पे हुए हैं। धर्म परिवर्तन के नाम पे कितने सारे एफआईआर लोगों के ऊपर हुए हैं। कहीं पे भी किसी के घर में कोई प्रेयर मीट भी हो रही है, तो अगर वो पर्सन क्रिश्चियन नहीं है तो ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ में, खास करके क्रिश्चियंस के खिलाफ ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। आज ही कल की न्यूज़ है कि बस्तर में फिर से कुछ घरों को अटैक किया गया। तो ये भी अपने आप में एक सोचने की बात है ना, कि धर्म परिवर्तन किसी का कैसे हो सकता है। आप ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हो? आप कल मुझे बोल दो कि आप फलाना चीज़ हो, तो जब तक मैं मानूंगी नहीं वो नहीं, और जब मैं मान लूँ तो फिर वो ज़बरदस्ती कैसे हो सकती है। तो ये हिंदू खतरे में है से ज़्यादा मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की खतरे में है, एक्सप्लॉयटेशन खतरे में, जो एक्सप्लॉयटेटिव फोर्सेस हैं उनको जब खतरा होता है तब वो इस तरह से धर्म का आड़ लेते। महिलाओं के ऊपर जब हिंसा करते हैं तो तब तो नहीं बोला जाता कि हिंदू महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, चाहे वो किसी भी जाति की महिलाएं हों, पर केवल उसको आप महिलाओं की ऑटोनॉमी को रोकने के लिए आप लव जिहाद जैसा एक जुमला खड़ा कर देते हो। तो ये अपने आप में सोचने का, मुझे लगता है कि महिलाओं को भी इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ता है। ये मैं मतलब एज अ वुमेन आई फील कि कोई किसी भी वर्ग की महिला हो, पर ये अपने समाज और अपने समाज के अंदर रह के वो बदलाव शायद नहीं आ सकता। खास करके जो वो उन बंधनों को भी आप कैसे चैलेंज करोगे, कैसे करोगे। और जो भी महिलाएं उनको जो फ़ायदा मिलता है अपने समाज में, खास करके जो सो कॉल्ड सवर्ण महिलाएं हैं, वो हम सबको फिर ये सोचना पड़ेगा कि आप उस फ़ायदे को लेना चाहते हो तो आप अपने आप को फेमिनिस्ट और ये सारी चीज़ें नहीं बोल सकते, और उससे आपको कितना फ़ायदा होगा और फिर आपकी ऑटोनॉमी आप उसको कैसे देखोगे वो भी सोचने की बात है। तो महिलाओं की ऑटोनॉमी तो मुझे लगता है रिलीजन के अंदर से तो नहीं आएगी। कोई मैसेज जो आप अभी यंग महिलाओं को देना चाहें जो घर में भी लड़ाई लड़ रही हैं, और या घर में जो खुद पे भरोसा करो, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। बट आई थिंक एज इंटेरोगेट, मतलब सी देन इंटेरोगेट योरसेल्फ, इंटेरोगेट द थिंग्स दैट आर अराउंड यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि जो मैरिज, फैमिली, अपने प्रिविलेज, ये सारी चीज़ें जो हम आँख मूंद के जिनको करते हैं उनको इंटेरोगेट करो, उसके बाद उसको रेजिस्ट करो और फिर आगे बढ़ते रहो और एक दूसरे को सपोर्ट दो। मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है, पर वो सपोर्ट एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। वो सपोर्ट फिर आपको थोड़ा सा मतलब इंटेरोगेट करके कि वो कुछ एक ही तबके के या एक ही टाइप के सॉलिडारिटी जब हम ढूंढते हैं तो वो नहीं, फिर आपको तैयार भी रहना पड़ता है। मुझे भी लगता है कि आप कहीं जाओगे तो आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे, आपने जो गलत किया उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे, तो उसके लिए तैयार होते हुए आपको एक सॉलिडारिटी
करनी पड़ेगी, कहीं पर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, कहीं पर आपको लीड करना पड़ेगा, कहीं पर आपको प्लीड भी करना, प्लीड इन द सेंस मतलब यू विल हैव टू योर पियर्स यू विल हैव टू आंसर ऑल्सो फॉर द रॉन्ग्स दैट यू मे और मे नॉट हैव डन. But I think interrogating yourself and the society around you and resisting what you think is wrong, that's the only way, and supporting each other. एक लास्ट क्वेश्चन, आप इतने समय से ये जन आंदोलन के साथ जुड़ी हैं, तो कोई ऐसा बंदा जो आपको इंस्पायर करता है या कोई आइकॉन जिससे आप मोटिवेशन लेती हैं, या क्या है जो आपको एवरीडे सुबह उठकर ये इतने रिप्रेसिव दौर में भी हिम्मत देता है कि यार जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि ये पूरा ही ओवरऑल आपने सिस्टम बदलने की बात की कि सब चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कोई भी लड़ाई आइसोलेटेड नहीं है, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट का हो, या चाहे वो मुझे लगता है कि मुझे बच्चे बहुत इंस्पायर करते हैं, तो एवरी टाइम यू सी यंगर पीपल एंड द फ्रेंडशिप दैट यू हैव विद देम, द फैक्ट दैट वो अलग तरीके से सोच के जो यंगर जनरेशन है, जिन लोगों के साथ जो यंगर लॉट है, जिनके साथ हम लोग अभी मतलब जो 10 या 15 साल की जर्नी करते हुए अभी उनको जैसे देखते हैं, वो बहुत इंस्पायर करते हैं. तो हमेशा उनसे जब भी आप बहुत थक जाते हैं कुछ, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. मेरे पियर्स बहुत मुझे इंस्पायर करते हैं. छत्तीसगढ़ में जैसे बहुत सारी महिलाएं जो लड़ रही हैं, चाहे वो थोड़े से सीनियर जनरेशन के हों, चाहे वो सुधा जी जैसे लोग हों, चाहे वो सोनी सोरी हों, और भी मतलब यहाँ नाम है, सोनी सोरी है, राजन जी है, एक और एजुकेट है रजनी गायत्री, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यंगर जनरेशन. मतलब नाम तो बहुत है लेने के लिए, बट आई थिंक द ओल्डर पीपल, द विमेन अराउंड यू, एंड व्हेन वी जब औरतें एक साथ काम करती हैं, जो मैं लगातार बोल रही थी कि अलग अलग तरह की औरतें जब एक साथ काम करती हैं, लड़ते झगड़ते एक दूसरे को ठीक करते हुए जब आगे बढ़ते हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो एक स्पेस मिल जाती है कि आप खुद भी दुरुस्त हो सकते हो और आप आगे बढ़ो. दैट एवरी डे दैट वर्किंग ना, वो साथ में लड़ना, वो इंस्पायर करता है. वो है हताशा तो फिर आज होगी, पर कल फिर मिलेंगे, फिर करेंगे, तो वो आगे बढ़ जाता है. अभी फिर में जैसे लोग इंस्पायर करते हैं जो इतनी दिक्कत की परिस्थिति में आज वो मतलब जेल भी गई, जब उस दिन भी इतना झूमा झटकी हो रही थी, नॉट अ साउंड, मतलब उसने इतने ब्रेवली उसने उसका रेजिस्ट किया, उस ब्रेवनेस को, मतलब आई एम नॉट ओवर रोमांटिसाइजिंग इट और वट एवर, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट एवरी डे it's not just the people who are putting everything and fighting. तो हम तो इतना ही साथ में मिलके जो करते हैं वो इंस्पिरेशन है. ठीक है, थैंक Thank you. एडिट कर देना, Thank ज़्यादा you so लंबा much. हो गया तो. नहीं, नहीं, please, जो भी चीज़ें अगर पीछे से आवाज़